कल हम विलयनों की सांद्रता पढ़ रहे थे और विलयनों की सांद्रता में मैंने आपको प्रतिशत सांद्रता के बारे में बता दिया था। प्रतिशत सांद्रता के 3 प्रकार बताए थे, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वॉल्यूम। वो मैंने क्लियर कर दिया था। अब हमारी दूसरा जो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि है या पद है वो है मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। मोलरता होती क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में विलय के कितने मोल घुलनशील है वही क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा? विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और आयतन किस में लेना है? लीटर में। आपको लीटर में लेना है। विलय के मोल, मोल के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है। मोल क्या होता है? विलय की ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। मोल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा रहती है उसमें अणुभार का भाग देते हैं। m बराबर ऊपर तो आ जाएगा विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, इसमें किसका भाग देंगे? विलय के अणुभार का, विलय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन V। अगर आयतन आपको मिलीलीटर में दिया है तो उसको लीटर में बदलने के लिए आप 1000 का भाग लगाओगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, यहां इससे गुणा में आ जाएगा। शॉर्ट में इस फॉर्मूले को बनाया तो विलय की ग्राम में मात्रा को हमने WB से व्यक्त किया था। विलय को B माना था और विलय विलायक को A माना था। विलय का अणुभार क्या हो जाएगा? MB, मोलिकुलर वेट ऑफ B। V आयतन A into 1000। इसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। मोलर भी बोलते हैं, मोलरता भी बोलते हैं। जो आपकी मोलरता है ये मोलरता ताप से प्रभावित है, ताप का इफेक्ट पड़ता है इस पर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ेगा। आयतन क्या होगा? इंक्रीज होगा, आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब मोलरता जो ताप से प्रभावित है, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ये आपकी क्या हो गई? मोलरता हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखते हैं मोलरता के ऊपर किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनते हैं। एक दो इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 3 लीटर विलयन तैयार किया गया, बनाया गया। तो इस विलयन की मोलरता फाइंड आउट करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। सीधा अपना फॉर्मूला लगाओ। मोलरता बराबर क्या होता है? WB बटा MB इंटू आयतन लीटर में। WB तो क्या है? विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, NaOH की ग्राम में मात्रा दी हुई है 25 ग्राम। MB क्या है? विलय का अणुभार। NaOH का आप अणुभार ज्ञात करोगे, किस प्रकार से ज्ञात करोगे? Na का परमाणु भार कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना हो गया? 40। तो इसका अणुभार क्या हो गया? 40।
विलयन का आयतन दिया हुआ है, 3 लीटर विलयन तैयार किया गया है, तो ये 3। कैलकुलेशन कर लीजिए आप। फाइव अपॉन 24 मोलर विलयन आ जाएगा। आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मोल प्रति लीटर वाला विलयन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, वो आपको विलयन की मोलरता दे दे और विलय की ग्राम में मात्रा पूछे। जैसे CH3COH एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है, जलीय विलयन है जिसकी सांद्रता 2.5 मोलर है, और विलयन है आपका 2 लीटर। तो CH3COH की मात्रा ग्राम में ज्ञात करनी है, ग्राम में ज्ञात करनी है। विलयन का आयतन दे दिया 2 लीटर, विलयन की सांद्रता दे दी 2.5 मोलर। तो एसिटिक अम्ल की वो मात्रा बतानी है जो कि ग्राम में उसमें घुली हुई है। इसके लिए आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरता बराबर WB अपॉन MB इंटू आयतन, लीटर में है। यहाँ पे आपको WB ज्ञात करना है, तो इनको इधर ले जाइए। WB बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता इंटू MB इंटू आयतन। मोलरता कितनी दी हुई है, 2.5। विलय का अणुभार CH3COH का आप अणुभार ज्ञात कीजिए, कितना आएगा आपका। देखिए 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24 प्लस 4 हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो 16 दूनी 32। कितना हो गया, 4 2 6 4 10 का 0 1 3 2 5 6 60। और आयतन कितना, 2 लीटर। तो ये हो जाएगा 50 और 6 300 ग्राम। 300 ग्राम मात्रा घोलकर आप 2.5 मोलर वाला 2 लीटर विलयन तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार मोलरता पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके, उनको सोल्व करने। दूसरा आपकी जो मोलरता के बाद सांद्रता का जो तीसरा पद आता है वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता को कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है। तीसरा पद है आपका नॉर्मलता, कैपिटल N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यह है 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता का फॉर्मूला बनाएं, कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, विलय के ग्राम तुल्यांक, ऊपर तो विलय के ग्राम तुल्यांक, नीचे आपका आ जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये आपको लीटर मिलेगा। अब ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक आप कैसे ज्ञात करोगे,
तो ग्राम तुल्यांक को ज्ञात करने के लिए हम विलय की जो ग्राम में मात्रा है उसमें तुल्यांक के भार का भाग लगाते हैं। ग्राम तुल्यांक के लिए क्या करते हैं, n बराबर विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का अणुभार नहीं लेना है, यहां पर तुल्यांकी भार लेना है। विलय का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार इनटू विलियन का आयतन लीटर में। ml में दिया हो तो आप ऊपर 1000 से गुणा कर सकते हैं ग्राम में मात्रा को। अब विलय की ग्राम में मात्रा को WB से रिप्रेजेंट किया था। विलय का तुल्यांकी भार मतलब इक्विवेलेंट वेट, ये B का हो गया, तो विलय का तुल्यांकी भार इनटू आयतन। अगर आपको ml में दिया है तो 1000 का भाग लगाओगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार आप कैसे ज्ञात करोगे? किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पदार्थ के अणु भार या परमाणु भार में उसकी संयोजकता का या n फैक्टर का भाग लगाते हैं। पदार्थ का अणु भार या विलय का अणु भार ज्ञात कीजिए, मोलिकुलर वेट। अणु भार क्या है? मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट में आप n फैक्टर क्या है? अगर अपन किसी तत्व का या परमाणु का ज्ञात कर रहे हैं तो उसकी संयोजकता, वैलेंसी। और अगर आपको अम्ल या क्षार का ज्ञात करना है, n फैक्टर के ब्रैकेट में लिख लो A या B। ये अम्ल या क्षार के लिए काम में आता है, A या B। A क्या है? क्षार की अम्लता, और B क्या है? अम्ल की क्षारकता, A क्षार की अम्लता हम कैसे ज्ञात करते हैं? किसी क्षार द्वारा त्यागे जाने वाले हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विच गिव ए बेस। त्यागे जाने वाले OH माइनस आयनों की संख्या। कोई क्षार कितने OH माइनस आयन दे सकता है? जैसे NaOH, KOH 1 देते हैं तो इनकी अम्लता 1 हो गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 देते हैं तो इनकी अम्लता 2 हो गई। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस वो 3 OH माइनस आयन दे सकता है तो उसकी अम्लता कितनी हो गई? 3 हो गई। इसी प्रकार B क्या है? अम्ल की क्षारकता। अम्ल H प्लस आयन त्यागते हैं तो त्यागे जाने वाले H प्लस आयनों की संख्या, वो कितने H प्लस आयन दे सकता है। जैसे HCl है तो HCl की क्षारकता 1 है क्योंकि ये एक ही H प्लस आयन दे सकता है। तो n फैक्टर की जगह आप क्या रखोगे? 1 रखोगे, अणुभार में 1 का भाग दोगे। अगर H2SO4 दे दिया तो वहां 2 रखोगे क्योंकि ये 2 H प्लस आयन दे सकता है, तो n फैक्टर की जगह 2 का। H3PO4 है, फास्फोरिकम, तो यहाँ 3, ये 3 H प्लस आयन दे सकता है इसलिए यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता उसके फॉर्मूले को देखकर पता कर सकते हैं। ये आपका नॉर्मलता हो गया। अब अपन देखेंगे इससे आगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये ले लिया। तो अब देखिए कि ताप का प्रभाव, नॉर्मलता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। नॉर्मलता पर ताप का प्रभाव, ताप का इफेक्ट।
टेम्परेचर का ताप बढ़ाओगे, नॉर्मलता क्या होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब आयतन V बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नॉर्मलता कम हो जाएगी। मतलब नॉर्मलता ताप के व्युत्क्रमानुपाती है, ताप से प्रभावित है। इसमें आगे अपन देखते हैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता N व M में संबंध। मान लीजिए आपको मोलरता दी हुई है तो आप नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे, या आपको नॉर्मलता दी हुई है तो मोलरता कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों में क्या संबंध बनेगा, तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू N फैक्टर, N फैक्टर A या B। ये आपको संबंध याद रखना है। नॉर्मलता हमेशा मोलरता के बराबर होगी या मोलरता से बड़ी होगी, कभी भी नॉर्मलता का मान मोलरता से कम नहीं आता। नॉर्मलता हमेशा अधिक होती है या मोलरता के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है ना। तो नॉर्मलता बड़ी रहेगी ऑलवेज। क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 20 ग्राम NaOH को 1500 ml पानी में घोलकर विलयन तैयार किया गया, विलयन बनाया गया, तो इसकी नॉर्मलता ज्ञात करनी है। नॉर्मलता फाइंड आउट करनी है इस विलयन की। 1500 ml विलयन है जिसमें 20 ग्राम NaOH है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। N बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार इनटू आयतन। ml में है तो ऊपर 1000 का भार लगा। WB क्या होगा, 20 इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। NaOH का इक्विवेलेंट वेट ज्ञात करना है। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था इक्विवेलेंट वेट का। क्या करेंगे हम, अणुभार में N फैक्टर का भाग देंगे, A या B। NaOH का अणुभार आपको पता है 40 होता है। N फैक्टर, NaOH में से एक ही OH माइनस आयन निकल सकता है, इसलिए इसका N फैक्टर का वैल्यू क्या होगा 1, तो इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार 40 ही आ जाएगी। मतलब NaOH का अणुभार और तुल्यांकी भार समान होता है। यहाँ 40, आयतन कितना है 1500 ml। ये 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई आप गई, ये आपका आ गया 20 और ये आ गया 15 चुटके 60। 1/3 नॉर्मल विलयन। अगर वो कहता है कि इसी विलयन की मोलरता ज्ञात करो तो ये फॉर्मूला लगा दो आप। मोलरता ज्ञात करनी है तो नॉर्मलता अपॉन N फैक्टर, नॉर्मलता आ गई 1/3 N फैक्टर। NaOH का N फैक्टर अभी बताया था 1 होता है, 1/3 मोलर। मतलब जिस भी अम्ल या क्षार की N फैक्टर का वैल्यू 1 है उसके लिए मोलरता और नॉर्मलता क्या आएगी, सेम आएगी। मोलरता और नॉर्मलता क्या रहेगी, सेम रहेगी। कब, जबकि दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 हो। ये आपके मोलरता और नॉर्मलता में संबंध भी हो गया। मैंने ये आपको ये भी बता दिया, इस पर ताप का प्रभाव भी बता दिया मोलरता और नॉर्मलता पर। कल की क्लास में